फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टैटिस्टिक ट्यूटोरियल्स। मैं विनीत आज लेकर के आया हूं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत एक नया टॉपिक। तो हमने जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में अभी तक जो है अलग अलग टॉपिक्स देखे हैं। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है आपका कंप्यूटर सेंटर और डाटा इंफॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन DIID। जो ये कंप्यूटर सेंटर्स है या फिर DIID सेंटर है, ये जो है आपका NSO का ही एक विंग है। ओके फ्रेंड्स, सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट DIID हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम में हमने अभी तक क्या जो है आगे डिस्कस किया। तो हमने जो है आपके पिछले लेक्चर्स में जो है डिस्कस किया जो भी इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है इसके बारे में। अगर इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है आपका एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है सिस्टम है, जो कि स्टेट और नेशनल लेवल पे इनका अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वर्किंग बॉडीज़ हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कि और अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो MOSPI जो है इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इनकी देखरेख करता है। इनका जो है एक तरह से जो है नोडल एजेंसी का काम करता है, एक तरह से बॉडी है। ठीक, तो MOSPI की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो MOSPI के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को सेटअप किया गया है, जिसमें जो है आपके पहले से ही प्रेजेंट ये कि चूँकि जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स हमने जाना था कि ये न्यूली फॉर्म बॉडी है, जिसके अंतर्गत 3 विंग्स जो है मर्ज किए गए थे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, कंप्यूटर सेंटर एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो नेशनल सैंपल सर्वे जो है सैंपल सर्वे से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स जो भी है उनका ये जो है कलेक्शन कंपाइलेशन करते हैं। ठीक, उसी तरह से जो है आपका CSO है, जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो है रूल्स रेगुलेशंस कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स का होता है, ये उसको जो है लुक करते हैं, देखते हैं उनके फंक्शंस को। तो हमने जो है उनके फंक्शंस, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया था फ्रेंड्स। उसके बारे में आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, जो हमारी पिछली वीडियोस है फंक्शंस और डिवीजन्स के बारे में। ये आप जो है पीछे आने वाले जो पहले वीडियोस हैं वो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर सेंटर, जो कि जो है आपका NSO का ही एक विंग है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं डाटा इंफॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन। जैसा कि ये नाम से ही पता चलता है, कंप्यूटर सेंटर या फिर इसको डाटा इंफॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन कहा जाता है। तो जो डाटा इंफॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन है ये, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या। तो अगर DIID के ऑफिस बियरर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो DIID के जो ऑफिस बियरर हैं ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के होते हैं। ठीक है, और एक टेक्निकल डायरेक्टर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये लोग इनके हेड होते हैं, DIID के हेड होते हैं। अगर बात की जाए DIID की, इसके जो है स्थापना की बात की जाए फ्रेंड्स, सो कंप्यूटर सेंटर वाज सेटअप इन 1967 अंडर द देन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कंप्यूटर सेंटर जो है आपका सेटअप हुआ 1967 में। 1967 में ये आपका सेटअप हुआ कंप्यूटर सेंटर। और उस समय जो है MOSPI जो है आपका मिनिस्ट्री नहीं था, इसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत आता है, वहाँ पे आपका कंप्यूटर सेंटर का सेटअप किया गया। ठीक, उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर सेंटर वाज सेटअप इन 3 हनीवेल with 3 हनीवेल 400 कंप्यूटर सिस्टम्स to meet the data processing needs of various government ministries, department, organizations and public sector undertakings located in and around New Delhi. ओके, तो अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर सेंटर
सेटअप हुआ था। इसका सेटअप जो है 3 हनीवेल 400 कंप्यूटर सिस्टम्स जो है इसके साथ ही सेटअप हुआ था। तो हनीवेल 400 जो कंप्यूटर सिस्टम है, आप कह सकते हैं ये कंप्यूटर जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं फ्रेंड्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके जो है वास्ट अमाउंट ऑफ जो डाटा होती है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होती है, उसके प्रोसेसिंग में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्योंकि जो इनका प्रोसेसर होता है ये मल्टीपल प्रोसेसर से होते हैं, इनके प्रोसेसर जो है बहुत ही हाईली परफॉर्म करने वाले होते हैं। तो ये 3 हनीवेल 400 मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम के साथ कंप्यूटर सेटअप को पहली बार सेटअप किया गया 1967 में। टू मीट द डाटा प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर, ओके, तो उनका जो भी डाटा प्रोसेसिंग नीड था, डाटा जो है इतने अमाउंट में, इतने वास्ट अमाउंट में जो है कलेक्ट होते हैं कि मैनुअली अगर उसका करना पड़े तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर जनरेटिंग एनी स्टैटिस्टिक्स। इट विल बी वेरी टायरसम प्रोसेस, और एक तरह से जो है इम्पॉसिबल ही होगा कि, और अगर किया भी जाता है उसका एनालिसिस तो बहुत छोटे लेवल पे ही किया जा सकेगा। तो बड़े लेवल पे करने के लिए आपका जो है डाटा सेंटर का, एक तरह से कंप्यूटर सेंटर का आपका सेटअप किया गया था। तो कंप्यूटर की मदद से, इन 3 कंप्यूटर की मदद से पहली बार इंडिया में आपका कंप्यूटर सेंटर सेटअप हुआ फॉर स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ओके, तो इसको जो है दिल्ली में आपका सेटअप किया गया। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो 1981 में जो हनीवेल 400 ये आपके पावरफुल जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, इनको रिप्लेस कर दिया गया। समय को बदलने के साथ जो है ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग की नीड की ज़रूरत हुई, तो अच्छे कंप्यूटर आए, कंप्यूटर में और जो है इनोवेशन आया, उनके प्रोसेसिंग जो है पावर और बढ़ी, तो उसके साथ ही जो है गवर्नमेंट ने नए जो है कंप्यूटर सिस्टम को परचेज किया। तो हनीवेल 400 सिस्टम को रिप्लेस करके आपका 3rd जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम लाया गया, जिसका नाम था बरो 3845, ठीक है, बरो 3845 मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम, इसको जो है फिर लाया गया, और डाटा प्रोसेसिंग को जो है आपका फास्ट और जो है इसको अच्छे से करने के लिए। आगे देखते हैं। आफ्टर अबाउट अ डिकेड द बरो 3845 कंप्यूटर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड इन May 1992 by a 4th generation मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम DPS 7240। लगभग 10 सालों बाद 1981 के, ठीक है, 1992 में, मई 1992 में फिर से जो है कंप्यूटर में और जो है इनोवेशन हुआ, उसके और फास्टर वर्जन आए, तो नया जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर लाया गया जिसका नाम था DPS 7240। तो ये फिर उसके बाद आगे देखा जाए, अगर ये 1992 तक की बात थी, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आज के समय में जो है द सेंटर हैज़ नाउ अ सोफिस्टिकेटेड PC बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम अंडर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बेस पे जो बेस्ड है उसको ले आया गया। ये जो है अब इस समय आने वाला जो है सोफिस्टिकेटेड जो है सर्वर बेस्ड जो है रिमोट सर्वर बेस्ड जो है PC कंप्यूटर जो है सिस्टम को लाया गया। यूजिंग Windows 2008 as the operating system and Oracle 10G as RDBMS along with software tools Visual Studio 2008, SPSS 17, Stata MP12, ठीक है। तो अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम की फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड PC बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे
बेस्ड है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं, किससे, विंडोज़ 2008 का एज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो है आपका अगर डाटाबेस सॉफ्टवेयर की बात की जाए, डाटाबेस एप्लीकेशन की बात की जाए, तो ओरेकल 10G का इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओरेकल 10G जो है डाटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम है विथ सॉफ्टवेयर टूल्स। इसके साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए, जैसे विजुअल स्टूडियो 2008, SPSS 17, स्टाटा MP 12। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपका डाटा एनालिटिक्स में, डाटा एनालिसिस में, उनके प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इस समय और फिर आगे बात किया जाए तो ये जो सेंटर है इस समय इक्विप कर दिया गया है सर्वर के साथ, विथ सर्वर्स जो है इनका। अगर डाटाबेस की बात, इनके मतलब डाटा कैपेसिटी की बात की जाए तो इनकी डाटा कैपेसिटी जो है बहुत ही वास्ट है। इनका इस्तेमाल तो अलग अलग सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनका इक्विप कर दिया गया है, जैसे कि HP सर्वर, SCL सर्वर, सन माइक्रो सिस्टम सर्वर, ओके, वेब सर्वर एंड IBM सर्वर। The data center of the ministry is operational round the clock, that is 365 into 24 into 7 basic to facilitate the user। और इस तरह से सर्वर के साथ ही इनको आपका कह सकते हैं राउंड द क्लॉक जो है अब ये सेंटर वर्क कर सकता है, ताकि जो है जो भी यूजर्स हैं, चाहे भी इंटरनेशनल यूजर हों चाहे फिर जो है आपके नेशनल यूजर्स हों, देश में जो है जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो एज ए यूज़र अगर काम कर रहे, मतलब एज ए यूज़र उनको ये फैसिलिटी राउंड द क्लॉक मिले। मीन्स 365 डेज ऑफ द ईयर, 24 आवर्स एंड 7 डेज। ओके, ये आपका सिस्टम अब काम करता है। तो ये था फ्रेंड्स DIID, डाटा इन्फॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन, जो कि आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक विंग है। आइए इसके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर इसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात करें तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग जो है इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स कंप्यूटर बेस्ड, ओके, इंक्लूडिंग डाटा प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट। जो भी डाटा जो है आता है स्टेट जो है स्टैटिस्टिकल बॉडी के थ्रू या फिर जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उनके थ्रू जो भी डाटा आता है, सर्विस के थ्रू कलेक्ट होते हैं जो भी डाटा, उनका जो है डाटा प्रोसेसिंग और डाटा प्रिपरेशन और उनका मैनेजमेंट DIID का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, DIID का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक जो है काम है, इसका वर्क है, इसकी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप करता है ये। फिर आपका डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मिनिस्ट्रीज वेबसाइट, जो भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, ठीक है, MOSPI की, उसका जो है डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना, मेंटेन करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। फिर अगर देखा जाए तो CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक, इसके डाटा का प्रोसेसिंग ऑफ प्राइसिंग डाटा, कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्स एंड अपलोडिंग अ मंथली ऑन वेब पोर्टल। तो CPI का डाटा प्रोसेसिंग, उसका कंपाइलेशन, ठीक है, इंडेक्स का, और उस डाटा को मंथली अपलोड करना मिनिस्ट्री के वेब पोर्टल पे, ये जो है आपका DIID का वर्क है, ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आगे और देखते हैं। आगे अगर देखा जाए तो डाटा डॉक्यूमेंटेशन, आर्काइविंग एंड डिसेमिनेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूजिंग IHSN टूल किट, ठीक है फ्रेंड्स। तो डाटा डॉक्यूमेंटेशन, डाटा को डॉक्यूमेंट करना, जो भी डाटा प्रेजेंट है उनका आर्काइव करना, जो भी पुराने डाटा हो जा रहे हैं उनको जो है एक जगह आर्काइव करना, ठीक, प्रिजर्व करना, उनको रखना। फिर उनका डिसेमिनेशन, उनका प्रचार प्रसार करना, ये देखना कैसे उनको डिसेमिनेट करना है। फिर इंटरनेशनल, कैसे, इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इस डाटा को जो है डॉक्यूमेंट करना, आर्काइव करना, डिसेमिनेट करना,
बाय यूजिंग IHSN टूल किट। IHSN टूल किट जो है क्या है, जो IHSN अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल हाउस होल्ड सर्वे नेटवर्क का एक टूल किट है। ठीक है, इंटरनेशनल जो है हाउस होल्ड, जो भी सर्वे हाउस होल्ड सर्वे होते हैं उनका एक नेटवर्क है इंटरनेशनल रूप में। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स के अनुसार डाटा को डॉक्यूमेंट, आर्काइव और डिसेमिनेट करना भी इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपका IT ट्रेनिंग्स फॉर द ISS एंड ISS ऑफिसर्स एंड ISS प्रोबेशनर्स। ओके, देन नॉन ISS कैडर्स ऑफिसर्स स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, एंड ऑफिसर स्पॉन्सर्ड बाय UNDP, जो यूनाइटेड नेशंस के उस ऑफिसर्स हैं जो स्पॉन्सर करते हैं जिन ऑफिसर्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग। तो अगर देखा जाए इसमें तो IT ट्रेनिंग जो भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है से रिलेटेड ट्रेनिंग है, उसका ट्रेनिंग अरेंज करना, जो ISS ऑफिसर्स हैं, जो ISS न्यूली इंडक्टेड ISS प्रोबेशनर्स हैं। ठीक है, फिर नॉन ISS बैकग्राउंड जो है कि कैडर जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनका भी जो है रोल है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में, उनकी भी ट्रेनिंग जो है देखना। अदर ऑफिसर्स हो गए जो कि स्पॉन्सर करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी भी ट्रेनिंग जो है ये देखना। ये आपका इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है DIID का। फिर अगर देखा जाए नेक्स्ट तो डेवलपमेंट ऑफ GIS बेस्ड, ओके, GIS जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम बेस्ड वेब इनेबल्ड ऑनलाइन क्वेरी, उससे GIS बेस्ड जो है ऑनलाइन क्वेरी जो है उसका डेवलपमेंट, उसको डेवलप करना। ठीक है, जो कि आपका रिलेटेड होता है इकोनॉमिक सेंसस से एंड अदर सेंससेस से। ठीक है, उसका एक ऑनलाइन क्वेरी डेवलप करना, ये भी जो है DIID का वर्क है। फिर सर्वेज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री यूजिंग SAS एंड BI टूल। SAS जो है आपका डाटा एनालिटिक्स एक कंपनी है, इसके टूल्स का इस्तेमाल करके जो है अलग अलग ऑनलाइन क्वेरी डेवलप करना, जो कि इकोनॉमिक सेंसस में, अदर सेंससेस में और सर्वेज में जो है इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर अगर नेक्स्ट देखा जाए, फंक्शन की बात किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए, तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फैक्ट शीट ऑन इंडिया इकोनॉमी NFIE। ठीक है, तो नेशनल फैक्ट शीट जो है डेवलप करना, जो कि बेस्ड हो किस पे, इंडियन इकोनॉमी पे, किस पे, इंडियन इकोनॉमी पे एक नेशनल फैक्ट शीट का डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स यूजिंग SAS एंड VA बाय टूल। ठीक है, विजुअल जो है कह सकते हैं कि विजुअल एनालिटिक्स से रिलेटेड जो है SAS टूल है ये। इसको जो है एक तरह से जो डाटा को विजुअली जो है विजुअलाइज करना, जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं उनको विजुअली जो है शो करना इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक यूजिंग पिक्चर्स, ओके, पिक्चोग्राम्स एंड बार ग्राफ्स एंड अदर जो है ग्राफ्स का इस्तेमाल करके विजुअली इसको जो है डेवलप करना। तो ये किसका काम है, ये भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी DIID की। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर आपका वर्कशॉप जो है और ट्रेनिंग, कह सकते हैं वर्कशॉप और ट्रेनिंग दोनों जो है आपको ऑर्गेनाइज कराना, किसके लिए, फॉर स्टेट यूटी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स पर्सनल। ठीक है, ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माइक्रो डेटा, जो भी माइक्रो डेटा का डॉक्यूमेंटेशन होता है उन डॉक्यूमेंटेशन करने वाले पर्सनल का, ठीक है, ट्रेनिंग और उनके लिए वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज कराना। ठीक है, ये भी DIID का वर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपका हमने डिस्कस किया अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज DIID से रिलेटेड, डाटा इंफॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन, जो कि कंप्यूटर सेंटर है आपका NSO का एक विंग है। तो इससे रिलेटेड उसके बारे में हमने DIID के बारे में हमने जाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपने देखा क्या DIID जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उससे डील करता है, अलग अलग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आज डिस्कस किया। तो होप आपको जो है
ये सेशन समझ में अच्छे से समझे होंगे आप। ओके फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।